वर्ष 2020 से दुनिया भर में कई ऐसी परिस्थितियां विकसित हुई हैं जिनसे दुनिया के कई देश, कह सकते हैं ज्यादातर देश परेशान हैं। पहले कोविड महामारी और उसके बाद अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध की, लेकिन हमारे देश के आसपास यानी भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो या म्यांमार, तमाम जगहों पर अस्थिरता के हालात हैं और भारत पर भी इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता ही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज के इस विशेष वीडियो में और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेजर अमित बंसल, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि श्रीलंका में वर्तमान हालात क्या हैं, यानी कि आज की डेट में स्टैंड कहां कर रहा है श्रीलंका? देवेंद्र जी, श्रीलंका के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जी। लगभग 51 से 52 बिलियन डॉलर का जो कर्जा श्रीलंका के ऊपर है जी, उसमें से लगभग 7 बिलियन डॉलर का कर्जा श्रीलंका को इसी साल चुकाना है। 7 बिलियन डॉलर का, जबकि उनका इफेक्टिव जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग 2 बिलियन डॉलर से भी कम का है। जी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, उनको अगस्त में उनके जो सोवरेन बॉन्ड है, जो उनके गवर्नमेंट की गारंटी होती है जी, वो सोवरेन बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं और लगभग 1 बिलियन डॉलर के सोवरेन बॉन्ड उनको अगस्त में चुकाने हैं इसमें से। ओके। और बाकी 6 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है वो बाकी अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों का है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस का है जो उनको चुकाना है जी, जिसके लिए पैसा उनके पास नहीं है। जी। और अभी ताजा हालात ये हैं कि आईएमएफ ने भी कुछ नई कंडीशंस रखी हैं, उसके बारे में हम अगले सवाल में लेंगे। आईएमएफ कंडीशंस तो बाद में आती हैं, बट अभी करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। जी। श्रीलंका के पास एसेंशियल कमोडिटीज, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फूड हो, इसको इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और यही वजह है कि श्रीलंका में आज चारों तरफ अशांति है और वहां की जनता लगभग विद्रोह कर चुकी है और श्रीलंका एक दूसरे सिविल वॉर के हालातों की तरफ जाता नजर आ रहा है। ये श्रीलंका की आज के हालात हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा विरोध जो है श्रीलंका में, श्रीलंका की जनता की तरफ से है बेसिकली राजपक्षा परिवार या राजपक्षा गुट को लेकर, राजपक्षा एंड कंपनी को लेकर। महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इससे कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ जो सेंसेशन है, जो सेंसिटिविटी है श्रीलंका में, उसमें कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देवेंद्र जी, जो श्रीलंका की जनता का गुस्सा है जी, वो केवल एक महिंदा राजपक्षा के खिलाफ नहीं है। ओके। वो श्रीलंका की जनता का पूरा गुस्सा राजपक्षा फैमिली की तरफ है, पूरे परिवार की तरफ है, जो कि श्रीलंका की सबसे ताकतवर फैमिली मानी जाती है। और श्रीलंका की आज की बर्बादी के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो केवल और केवल राजपक्षा फैमिली है। यानी कि परिवारवाद पूरा श्रीलंका को लेकर डूब रहा है और यही टाइटल है हमारे आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो का, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका में जो हालात हैं उससे श्रीलंका निकलेगा कैसे और श्रीलंका में हालात और कितने बदतर हो सकते हैं। अगला जो सवाल है वो ये कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा ने कहा है कि जो नई कैबिनेट बनेगी उसमें राजपक्षा फैमिली का कोई मेंबर नहीं होगा और उन्होंने बदलाव के लिए संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति व्यवस्था को भी बदलने के लिए हम तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस सिग्नल से कुछ बदलाव हो सकता है? मुझे लगता नहीं है कि कुछ इमीडिएट बदलाव होगा या कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव होगा इसमें। जी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केवल अगर आप कैबिनेट को छोड़ दें, उसके अलावा भी राजपक्षे परिवार के जो लॉयलिस्ट हैं, उनके जो भरोसेमंद लोग हैं, उनके जो विश्वास पात्र लोग हैं, वो श्रीलंका में हर जगह बैठे हुए हैं। चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो उनके ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, हर जगहों पर एवरीवेयर यू विल फाइंड राजपक्षा लॉयलिस्ट सिटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द जॉब। सो अब उसमें अगर हम क्या देखते हैं, आप फैमिली को हटा देंगे बट उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो भरोसेमंद विश्वास पात्र लोग हैं, वो तो बैठे रहेंगे। जी। तो आपको पूरे और सिस्टम को पूरी तरह से राजपक्षा फैमिली से क्लीन करना ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज करते हैं और उस डिसीजन मेकिंग में राजपक्षे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन उसमें आपको ऑल इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व हों, जिसमें आपके जो बाकी पार्टीज हैं वो भी इन्वॉल्व हों, जिसमें श्रीलंका के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो श्रीलंका के जाने माने विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्रों के, वो भी शामिल हों। तो मिलजुल करके इस समस्या का हल शायद निकाला जा सके। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी बने या लोगों का समूह हो, उसमें ऐसे लोग हों जो श्रीलंका के हितों के बारे में सोचते हों, जिन्हें इस बात से फर्क पड़ता हो कि उन नीतियों का श्रीलंका पर कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव इंपैक्ट आने वाले समय में पड़ने वाला है। इस बीच 12 मई को रानिल विक्रमसिंघे को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। 5वीं बार
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की। तो ये एक नया डेवलपमेंट है और ये माना जा रहा था कि जब नई सरकार, 2 दिनों से सरकार नहीं थी, कोई प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन जब ये घोषणा हुई उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका में जो वर्तमान हालात हैं उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे का अनुभव और उनका जो राजनीतिक दखल है उनकी, उससे श्रीलंका में कितना परिवर्तन हो सकता है वर्तमान हालात को देखते हुए? देवेश जी, रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका की राजनीति में सबसे प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर अभी तक का माना जाता रहा है। ओके। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी विदेश नीति। आज रानिल विक्रमसिंघे के जो निजी रिलेशंस हैं वो पूरे विश्व में सारे नेताओं से, सारे देशों के साथ बहुत अच्छे और बहुत मधुर हैं। एक मेजर पॉइंट जोड़ना चाहूंगा सर इसमें कि 1977 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे संसदीय चुनाव लड़े थे और जीते भी थे और उन्हें पहली बार फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लंबा अनुभव उनका रहा है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और उसी का फायदा आज वो हो सकता है उठा लें। जी, पहली बात उसमें देख रहे हैं क्योंकि 5 दशक से पहला उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है जी, लगभग 5 दशक से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है जी, लगातार अनुभव रहा है और उन्होंने अलग अलग राष्ट्रपतियों के साथ काम किया। उन्होंने जयवर्धना के साथ काम किया, उन्होंने प्रेमदासा के साथ काम किया जी, और तब से लेकर के आज तक उन्होंने विभिन्न सरकारें देखी हैं जी, खुद भी प्रधानमंत्री रहे हैं 4 बार और 5 बार प्रधानमंत्री बने हैं जी। और जैसे मैंने कहा उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, उनके संबंध सारे राष्ट्रों के साथ मधुर हैं और ऐसे समय में जब श्रीलंका एक खराब दौर से गुजर रहा है, उनको श्रीलंका को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रानिल विक्रमसिंघे काफी हद तक इंटरनेशनल सपोर्ट गैदर करने में सफल हो पाएंगे। लेकिन उसमें कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि हर जगह राजपक्षा फैमिली के लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और राष्ट्रपति, क्योंकि श्रीलंका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्निंग है उसमें सारी की सारी पावर्स हैं वो कंसंट्रेट होती हैं प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट पास, जो कौन है, गोटाबाया राजपक्षे। तो आप जब तक रानिल विक्रमसिंघे को एक फ्री हैंड नहीं देंगे, फ्री हैंड किस चीज का? पहली चीज उनको अपनी टीम चुनने का जो श्रीलंका को गवर्न करेगी, दूसरी बात उनको डिसीजन मेकिंग लेने का जो श्रीलंका के हित में हो, और तीसरी बात उनको श्रीलंका के बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रक्चर करने का जिससे कि वो श्रीलंका को एक ग्रोथ के पाथ पर लेकर के जा सकें। आपको जब तक उनको फ्री हैंड नहीं दे पाएंगे तब तक रानिल विक्रमसिंघे काम नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ही इज ए वेरी कैपेबल पर्सन एंड ही इज द पर्सन हु कैन ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ श्रीलंका बैक। बिल्कुल। WTO ने और वर्ल्ड की तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कोविड-19 की महामारी शुरू होने से ठीक पहले तक श्रीलंका को एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया के खासतौर पर सबसे बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना था। 2 साल में श्रीलंका इस तरह से बिखर जाएगा, श्रीलंका इस तरह से डूबने की कगार पर आ जाएगा, ऐसा शायद किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे श्रीलंका के आर्थिक हालात पर, तो IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने भी श्रीलंका को 300 से 600 मिलियन डॉलर की ऋण देने की बात कही है, लेकिन उसके लिए कड़ी शर्तें भी रखी हैं। यानी कि क्या IMF को लगता है कि श्रीलंका अभी डूबने की कगार पर है, उसको उबरने में समय लगेगा, इसीलिए कुछ शर्तें रखी हैं, कड़ी शर्तें? देवेश जी, सबसे पहली बात, श्रीलंका के मौजूदा हालातों को देखते हुए जी 300 से 600 मिलियन डॉलर का कर्जा पूरी तरह से नाकाफी है। ओके। जैसा कि मैंने कहा 7 बिलियन डॉलर उनको 2022 में ही पे ऑफ करना है, तो 7 बिलियन डॉलर जहां उनको पे करना है और आप अगर 600 मिलियन डॉलर और 300 मिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं जी, तो शायद वो श्रीलंका के हालातों को उबारने के लिए बहुत नाकाफी होगा। बिल्कुल। पर जो सिचुएशंस हैं, आप देखते हैं हम लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि गोली खा लीजिए, गोली कड़वी होती है, तो श्रीलंका को भी अभी इस हालात से उबरने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ेगी। और IMF की जो सिचुएशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको टैक्स रेट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स यूज करने पड़ेंगे, जो इस तरह के फिजूल खर्चियां हो रही हैं देश के अंदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको करना पड़ेगा। आपको अपने बजट को कट डाउन करना पड़ेगा। श्रीलंका की, जैसे मैंने पिछली बार के डिस्कशन में बताया था, श्रीलंका का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आर्मी के ऊपर होता है जी, जो कि अब जब तमिल समस्या खत्म हो चुकी है, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर आर्मी के ऊपर करना कोई सेंसिबल बात नहीं है, तो ये भी उनको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो उनके एग्जिस्टिंग कर्जे हैं, आज की डेट में जो कर्जे हैं, उनको भी उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब उसके लिए लेंडर एग्री होगा नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल अभी आने वाले 2 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं श्रीलंका के लिए, और ओवरऑल एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो सकता है शायद सिचुएशन को इंप्रूव कर सके, सिचुएशन को बाहर ले जाए और हालातों को इंप्रूव कर पाए। जी,
तो ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय और श्रीलंका की बात कर चुके। अब बात आती है, क्योंकि भारत का सबसे करीबी पड़ोसी है श्रीलंका, और भारत और श्रीलंका के पारस्परिक रिश्ते लंबे समय से काफ़ी मजबूत रहे हैं और निर्भरता भी रही है दोनों देशों की एक दूसरे पर कई सारे परिप्रेक्ष्य में। तो भारत श्रीलंकाई संकट को किस तरह से एसेस कर रहा है आपकी नज़र में? भारत को क्या लगता है कि श्रीलंका के हालात सुधर जाएंगे, या भारत की जो नीतियाँ हैं असेसमेंट के बाद वो सही ट्रैक पर हैं? श्रीलंका के बारे में भारत की नीति 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जी। एक है स्ट्रेटेजिक फैक्टर, जी। एक है डिप्लोमेटिक फैक्टर, और एक तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, आपका डिप्लोमेटिक फैक्टर। जी। इकोनॉमिक फैक्टर बिकम ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक फैक्टर। डिप्लोमेटिक फैक्टर, जी। तो पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक फैक्टर की। जी। श्रीलंका एक ऐसी जगह लोकेटेड है जहां से दुनिया की मेजर शिपिंग लेन्स क्रॉस करती हैं। बिल्कुल। और जिस प्रकार से चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह को टेक ओवर किया, जिस प्रकार से चाइना ने कोलंबो पोर्ट सिटी को टेक ओवर किया, तो इंडिया के इंटरेस्ट में कभी भी नहीं होगा कि चाइना की मिलिट्री श्रीलंका में आकर के अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, या चाइना की कॉमर्शियल एक्टिविटी श्रीलंका में बढ़े किसी भी तरह से। कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आएंगी। मैं पहले स्ट्रेटेजिक की बात करता हूं। जी। स्ट्रेटेजिक में जिस तरह से चाइना ने क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेसिस बना दिए हैं जीवानी में। जी। जिस प्रकार से चाइना ने जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना दिया धीरे धीरे, उस प्रकार से हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि चाइना अपना कोई सैन्य प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस श्रीलंका में ना ला पाए इस कर्जे के बल पे। जी। पहली चीज। अब आते हैं इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक की बात। चाइना के डेट ट्रैप के बारे में सब जानते हैं। हालांकि चाइना का हम देख रहे हैं, चाइना का जो कर्जा है श्रीलंका के टोटल कर्जे में, वो लगभग 10% के आसपास है। जी। लगभग $52 बिलियन में से करीब $5-5.5 बिलियन के आसपास कर्जा चाइना का है। पर चाइना ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को श्रीलंका में इस तरह से एस्टेब्लिश किया है कि इट बिकम्स द बिगेस्ट इंपोर्टर टू श्रीलंका। आज की डेट में श्रीलंका का लगभग 25 से 26% इंपोर्ट चाइना से आता है। ओके। तो वो चाइनीज डिपेंडेंसी श्रीलंका को खत्म करनी पड़ेगी। ओके। तीसरी बात, श्रीलंका को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि अपने कर्जे के एवज में, जिस प्रकार से चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी को टेक ओवर किया, उस तरह से कोई और एसेट टेक ओवर ना करे, और श्रीलंका को चाइना के डेट ट्रैप से बचाना होगा। जी। तो भारत का जो ये सवाल था कि भारत किस तरह से एसेस कर रहा है श्रीलंकाई संकट को, और क्या भारत इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिकल हो या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हो, भारत को जिस तरह के कदम उठाने हैं, चाहे वो कड़े कदम या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, वो उठा रहा है, भारत उठाएगा? भारत ने अभी देखिए $2 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन एस्टेब्लिश की है। जी। और इसके साथ भारत अपनी तरफ से पूरी मदद करने को तैयार है। जी। हाँ, हमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं चाहिए, जिस तरह से हमने 1987 में IPKF ऑपरेशन के थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन किया था, उस तरह का हम नहीं चाहते। लेकिन जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की बात है, वो भारत पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। भारत का जो तटवर्ती राज्य है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि अगर श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे की सरकार आती है जी, और वो भारत के साथ एक सही तालमेल से काम करती है जी, तो हम अगले 1 से 2 साल में जी, श्रीलंका को काफी हद तक इस कर्जे के भंवर से निकाल सकते हैं, कर्जे के भंवर से और इस पूरे संकट से निकाल सकते हैं। आपकी निजी राय में कैसे निकलेगा हल श्रीलंका का? अगर हम ओवरऑल सिनारियो में देख लें, इतनी चर्चाएं हमने की, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि कौन से वो पॉइंट हैं जिनको टच करने से श्रीलंका इस संकट से बाहर निकल सकता है? देवेंद्र जी, पहला जो एक्शन है वो है डोमेस्टिक लेवल का, जी, जिसमें श्रीलंका को एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, जी, जो कि अभी डिक्लेयर हो चुका है। रानिल विक्रमसिंघे इसके प्रधानमंत्री रहेंगे जी। तो उनके अंडर में जो गवर्नमेंट होगी उसको बहुत संभल करके और बहुत तरीके से काम करना होगा, ताकि धीरे धीरे स्लो वो श्रीलंका को आगे आगे बढ़ाते चले जाए। जी, ये पहली चीज। जी, एट द सेम टाइम जो लेगेसी जो राजपक्षे फैमिली छोड़ करके गई है, जी, उस लेगेसी को भी मिटाना पड़ेगा। ओके, ये बात होगी डोमेस्टिक एक्शन की। जी, डोमेस्टिक में एक और बात आती है, आज की डेट में जो वहां की जनता पूरी तरह से आक्रोश से भरी हुई है, उनको भी शांत करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए। जी, ये नहीं कि आप अपोजिशन पार्टी को बाहर रख सकते हैं, आपको रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इन तीनों लोगों को मिलाकर के सरकार बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप देश का शासन चला पाएंगे। जी, ये पहली चीज। अब आती है इंटरनेशनल सपोर्ट की बात। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रानिल विक्रमसिंघे बहुत अच्छे डिप्लोमेट भी रहे हैं, और उनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी रेपुटेशन, उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जी, तो उनको अभी ऑल आउट एफर्ट करने पड़ेंगे कि वो कितनी अंतर्राष्ट्रीय मदद ला पाते हैं।
चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मदद ला पाते हैं, चाहे वो लो इंटरेस्ट रेट पर कर्जा ला पाते हैं, चाहे वो किसी और तरह की मदद ला पाते हैं, या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग कर्जों को रिस्ट्रक्चर कर पाते हैं जी। तो ये सारे के सारे मैटर उनको लगाने पड़ेंगे। साथ में इंडिया का रोल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज द ओनली इमीडिएट नेबर टू श्रीलंका। बिल्कुल। So when we are the only immediate neighbor to Sri Lanka, we have to help out, and we have to help out in such a way that no other country has been able to put their feet in Sri Lanka, whether it is America or whether it is China or whether it is any other European country. बिल्कुल। Because everybody wants Sri Lanka. अमेरिका का आप देखते हैं अभी उनकी जो डिएगो गार्सिया उनका 7th फ्लीट का इलाका है जी। ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी, उनका भी लीज खत्म हो रही है। So they also want a place in Indian Ocean where they can put their 7th fleet. ओके। तो ये एक अलग थॉट प्रोसेस है, हो सकता है कहीं अमेरिका ही आकर के श्रीलंका में ना बैठ जाए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए व्हाट एवर बेस्ट वी कैन डू फॉर श्रीलंका वी मस्ट डू। तो रानिल विक्रमसिंघे जब ऐसे दौर में प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं और कैबिनेट उनकी पसंद की होगी या नहीं होगी, इसमें उनका कितना रोल रहेगा ये डिसीजन लेने में, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। और जैसा कि मेजर अमित बंसल ने कहा कि न सिर्फ विपक्ष को और पक्ष को बल्कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसीज तैयार करने में, जो श्रीलंका के हितों को ध्यान में रखकर सरकार चलाने के लिए आगे की नीतियां तैयार करें, न कि किसी एक पक्ष, किसी एक परिवार यानी राजपक्ष के परिवार के हित की नीतियां। ये देख रहे थे वीडियो आप इंडिया.com पर, और मैटर एक्सपर्ट थे मेजर अमित बंसल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके साथ इसी तरह से तमाम मुद्दों के साथ जुड़ते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिएगा इंडिया.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। लेकिन चलते चलते आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको इस मैटर पर, इस विषय पर कुछ चर्चा करनी है, कुछ लिखना है, आपकी प्रतिक्रिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेजर अमित बंसल आपके सवालों के या आपकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।